everybody. Hope you all are doing good. हमारा जो अगला टॉपिक है जो कि हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है उसमें हम करने जा रहे हैं we have to derive an expression for the velocity of a transverse wave on a string. सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसवर्स वेव होती क्या है. देखो ट्रांसवर्स वेव होती है एक और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ट्रांसवर्स वेव वो है सपोज आपकी वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके और जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे ये वेव किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है सपोज एयर में ट्रैवल कर रही है तो जो एयर के पार्टिकल्स होंगे दे विल बी वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. मतलब कि जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे दे विल बी परपेंडिकुलर इन दैट दे विल बी वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. प्रोपगेशन ऑफ वेव किस तरफ है लेफ्ट टू राइट. पार्टिकल्स किस तरफ जा रहे हैं उस प्रोपगेशन ऑफ वेव के 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर. तो ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं. और इसकी एग्जांपल हो सकती है कि जब एक स्ट्रिंग में आपकी जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको ट्रांसवर्स वेव बोल सकते हो. ठीक है बस इतना सा फर्क होता है आपकी एक ट्रांसवर्स वेव और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है उसमें फर्क क्या होता है कि उसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे नहीं वाइब्रेट नहीं करते. वो दे वाइब्रेट इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. बस इतना सा फर्क होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव में. अब ट्रांसवर्स वेव जो आपकी स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमने डिराइव करना है उसका एक्सप्रेशन. तो सबसे पहले तो आप ये चीज समझ रहे हो ना कि आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है आपने उसे स्ट्रेच किया जब छोड़ोगे तो किसी वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो वेलोसिटी का ही हमने एक्सप्रेशन डिराइव करना है. तो इसके लिए सबसे पहले तो ट्रांसवर्स वेव ड्रॉ कर लो. मैंने आपको पहले भी बताया था किसी भी डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप उसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वो आधी डेरिवेशन सोचो डन हो गई है कंप्लीट हो गई है. तो ट्रांसवर्स वेव देखो सपोज मैं ऐसे सिर्फ इतना सा पार्ट ही ड्रॉ करती हूँ. अदरवाइज आपके ट्रांसवर्स वेव आप ऐसे ड्रॉ करते हो है ना ऐसे 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 एंड इट विल गो ऑन. बट अब इतनी बड़ी वेव जो है वो मैं नहीं ड्रॉ कर सकती. दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. सो आई जस्ट ड्रू अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. मतलब इतना सा पार्ट कह सकते हो वो मैंने ड्रॉ कर लिया है वेव का. अब इसी को लेकर हम अपनी जो डेरिवेशन है वो करेंगे. गॉट इट. नाउ इस वेव को ध्यान से देखो ये अपनी स्ट्रेच्ड पोजीशन में. सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट टू यू एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ. सपोज ये आपका स्ट्रिंग है ठीक है ये रबर है मेरे हाथ में ये आपका स्ट्रिंग है. इस स्ट्रिंग को जब आप स्ट्रेच करोगे ठीक है इसको जब आप स्ट्रेच करोगे ये वो वाली कंडीशन है जब ये स्ट्रिंग स्ट्रेच किया हुआ है आपने. ठीक है जब इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच स्ट्रिंग को आप छोड़ोगे तो वो क्या किया अपनी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया जहां पर वो था. तो मतलब कि ये जो ओरिजिनल पोजीशन पे स्ट्रिंग वापस आ रहा है ये क्यों आ रहा है इस पर कोई फोर्स काम करेगा क्योंकि बिना फोर्स के अगर आप पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा आपको कोई धक्का ही नहीं मारेगा तो वापस मतलब आप मूवमेंट कैसे शो करोगे. तो अगर ये स्ट्रिंग वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है तो दैट इज जस्ट बिकॉज उस पर एक फोर्स लग रहा है. उस फोर्स को क्या बोलते हैं टेंशन. ठीक है टेंशन इस पे वर्क कर रहा है. एक मिनट पहले बात कर मेरा मार्कर कुछ यहाँ छोड़ आई हूँ मैं. अब देखो इस स्ट्रिंग को जब आपने स्ट्रेच किया है तो इस पर एक टेंशन फोर्स वर्क करेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा जो कि इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा. लाइक आई जस्ट शोड यू राइट नाउ. ओके तो ये टेंशन फोर्स इधर लगेगा. सिमिलरली इस एंड पर भी टेंशन फोर्स लगेगा ऐसे. ठीक है अब इस टेंशन फोर्स कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो क्यों नहीं ऑब्वियसली कर सकते हो. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लो इसको. ये डायग्राम तो अब याद करोगे इसका तो कोई तरीका नहीं है. ऐसे ऐसे ना इसको डायग्राम को ऐसे बना दो क्योंकि हमें एक काम आने वाली है. इसको सेंटर से ज्वाइन करके ये वाला एंगल थीटा ये वाला एंगल भी थीटा. ठीक है तो इसके साथ आपका ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा इधर से ये वाला एंगल थीटा. तो अब आप पूछोगे कि ये वाला एंगल थीटा कैसे हुआ. इसको मैं इतने पार्ट को अलग से ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ कि कैसे हुआ ये थीटा. ये आपका डायग्राम कुछ ऐसा है और इस एंगल को मैं थीटा बोल रही हूँ. इसको अभी के लिए हम एक्स कंसीडर करते हैं. इसको नेमिंग कर देती हूँ अभी के लिए. ठीक है ये एंगल आपको अभी मैं एक्स मान रही हूँ उसे क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है. और ये वाली आपकी डॉटेड लाइन है जो कि ऐसे जा रही है और यहाँ पर आपका एंगल थीटा बन रहा है.
अब मेरी बात सुनो, ये आपको ऊपर। अब मेरी बात सुनो, अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। आपको पता है कि जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच में से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होता है इक्वल होता है। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जब भी दो पैरेलल लाइंस के थ्रू ये सेंटर से लाइन पास होती है तो ये वाले जो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, थीटा थीटा। अब आप एंगल DBO, एंगल DBO बताओ कितना है? 90 है, 90 डिग्री एंगल। तो उसमें से आपका CBO एंगल जो है वो थीटा है, तो आपका एंगल DBC कितना होगा? ये टोटल 90 है, उसमें से ये पार्ट थीटा है, तो ये पार्ट कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। चलो जी, ये आपको आ गया 90 माइनस थीटा। अब आपको एंगल निकालना है ABD, एंगल ABD यानी X निकालना है आपको। आपको पता है कि जो एंगल आपका ABC है वो कितना है? 90 डिग्री है। एंगल ABC आपका 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो x कितना हुआ? मतलब कि यहाँ पर अब आप 90 माइनस थीटा प्लस x करोगे तो आपके पास 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि एंगल ABC आपका 90 डिग्री का है। इसको इज इक्वल टू 90 रखा, किन दोनों को मिला के 90 बन रहा है? x को और 90 माइनस थीटा को मिला के ये 90 डिग्री कंप्लीट हो रहा है। 90 के साथ 90 कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू थीटा आ गया, इसलिए x का वैल्यू थीटा हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू थीटा हो जाएगा। समझ आ गया ये एंगल थीटा क्यों है? चलो आगे चलते हैं, मैथमेटिक्स भी हो गया काफी। ना अब आपको मैंने कहा था, हाँ ये मैं रिमूव कर देती हूँ। आप इसके आपका टेंशन फोर्स वर्क कर रहा था, उस टेंशन फोर्स को आपने उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। थीटा एंगल के साथ वाली साइड होता है आपका T cos थीटा और दूसरी साइड होता है आपका T sin थीटा। सिमिलरली इस साइड भी आपका ये T cos थीटा हो जाएगा और नीचे T sin थीटा हो जाएगा। समझ आ गई? अब ध्यान से देखो तो जो T sin थीटा है आपका, वो दोनों वैल्यूज तो इक्वल हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल है, वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनका तो कोई काम ही नहीं बचा। अब T cos थीटा का तो कोई काम ही नहीं बचा। अब काम किसका बचा? T sin थीटा का। दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स जो इस पे लगेगा, टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स जो इस पर काम करेगा वो होगा आपका T sin थीटा प्लस T sin थीटा, जिसको कि आप 2T sin थीटा लिख सकते हो। लिख दिया? नाउ इसके बाद अगर आपका थीटा बहुत छोटा है तो sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो इसमें पुट कर दे तो टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, तो टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो गया आपका? 2T थीटा। इसको यूज करके इसमें कि अगर आपका थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? आपका नियरली इक्वल टू थीटा आ जाएगा। तो उस चीज को हमने इसमें यूज कर लिया, 2T थीटा आपका बन गया। अब मेरी बात सुनो, आपको थीटा पता है क्या होता है? आपके पास अगर कोई ऐसी चीज होती है, मतलब एक सर्कल होता है आपके पास, उसमें से आप कुछ थोड़ा सा पार्ट निकालते हो, उसमें थीटा का वैल्यू क्या होता है? इसमें थीटा होता है आर्क ओवर रेडियस। ये फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। आर्क होती है आपकी ये और रेडियस होता है आपका ये। तो इसमें भी अगर हम कंसिडर करें तो इसमें आपका थीटा जो है उसकी जगह आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसका वैल्यू क्या निकालोगे? आपको पता है दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। तो यहां पर आपका थीटा ये है, सपोज इसका आर्क क्या बना, ये वाली जो लेंथ है ना, इसको हम dx मानते हैं। सपोज आपका टोटल ऐसे है वेव आपका, तो अगर टोटल लेंथ जो है वेव का वो x है, तो उसका छोटा सा पार्ट जो है उसका लेंथ आपका dx मान के चल रहे हैं हम।
इतने से स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो dx मान के चलेंगे, क्योंकि हमने छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर किया है। तो थीटा जो है r किसमें आपकी टोटल की लेंथ है, तो थीटा आपके पास दोनों को मिलाकर लिखोगे आप, मतलब सिर्फ एक थीटा नहीं कंसीडर करना, दोनों को ऐड करो। इस फॉर्मूला को यूज करके आपके पास जो आपका 2 थीटा है उसका वैल्यू का क्या आएगा, आर्क इज योर dx, रेडियस इज योर r, ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक ही थीटा को लोगे तो उसके लिए बस आपको इतनी आर्क कंसीडर करनी पड़ेगी, लेकिन हम तो पूरी आर्क को लेकर चल रहे हैं, तो पूरी आर्क के लिए जो आपका थीटा है वो ये टोटल है। ठीक है, इसलिए 2 थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस r हमने खुद कंसीडर किया। समझ आ गई, ये आपका सेकंड एक्सप्रेशन बन गया। नाउ अगर हम बात करें टोटल फोर्स की, अगर हम बात करें टोटल फोर्स की, टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स की, दैट इज टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स अब क्या होगा आपका 2t थीटा। लेकिन ध्यान से देखो, सेकंड को यूज करो, इसमें 2 थीटा की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो वी कैन से यूजिंग 2 in 1 टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या आएगा, 2 थीटा की जगह पुट करो वैल्यू dx ओवर r इंटू टी, ये आपका टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया। ठीक है, टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स जो स्ट्रिंग पर लग रहा है वो dx over r into t, where t is the tension, r is the radius and dx is the length of the string. Got it? Now इस एक्सप्रेशन को अभी के लिए आप साइड पे रख दो, इस एक्सप्रेशन को अभी के लिए आप साइड पे रख दो, नंबर 3 देखिए। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो वाला फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ पुल करने की कोशिश करता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर ओवर r। अभी आपको कि ये सब करते हुए ये कहां से आ गया, ये मैंने आपको बताया इसलिए यूज किया हमने, क्योंकि जब आपने इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया तो एक फोर्स जो है वो इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। ओरिजिनल पोजीशन मतलब इसको सेंटर की तरफ पुल कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग यहाँ पर आके रुक नहीं जाएगा, ये फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा सेंटर पे, फिर ऊपर जाएगा, फिर सेंटर पे आएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा। तो जो फोर्स इसको सेंटर की तरफ पुल कर रहा है, वो सेंटर की तरफ जो फोर्स पुल करता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है, फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। अब यहाँ पर ना हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना है, उसके लिए आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है जो कि 5 मीटर लंबा है, इसका पर यूनिट लेंथ जो है, मतलब हर 1 मीटर के लिए इसका जो मास है पूरी स्ट्रिंग का वो m है। ठीक है, 1 मीटर के लिए स्ट्रिंग का मास m है, तो टोटल स्ट्रिंग का मास क्या हो जाएगा, अगर टोटल लेंथ उसकी 5 है, पर मीटर का मास m है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा 5 into m, 5m। सिमिलरली हमारे पास लेंथ कितनी है dx, 5 मीटर की जगह हमारे पास लेंथ कितनी है dx, पर लेंथ का मास कितना है m, सपोज m, तो dx लेंथ का मास कितना होगा m dx। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको छोटा सा क्या सब्स्टिट्यूशन करना है कि if m is mass per unit length, if m is mass per unit length, तो mass of dx कितना होगा m dx। ठीक है, ठीक है, अगर m आपका मास पर यूनिट लेंथ है तो हम dx के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए आपका फोर्स क्या आ जाएगा m dx v स्क्वायर ओवर r। यही आएगा कि अगर आपका m जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, अगर m जो है वो आपका मास पर यूनिट लेंथ है और लेंथ आपने कंसीडर की हुई है dx, तो dx के लिए आपका मास m dx आ जाएगा। ठीक है, ये आपने दूसरी चीज निकाल ली। 6th, अब आप ध्यान से देखो तो 6 को और 3 को कंपेयर करो,
ये भी फोर्स निकाला है आपने, ये भी फोर्स निकाला है इस पे जो इस स्ट्रिंग पर वर्क कर रहा है, दोनों अपने फोर्स निकाले हैं। तो दोनों फोर्स को आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग 3 and 6, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो दोनों फोर्स जो इस स्ट्रिंग पे लग रहे हैं वो ऑब्वियसली इक्वल ही होंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पर हम m dx v स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू dx t ओवर r, इसके इक्वल हम इसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों फोर्सेस हैं। तो r के साथ r जाएगा, dx के साथ dx जाएगा, mv स्क्वायर इज इक्वल टू t आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू t बाई m आ जाएगा, और v जो होगा वो आपका रूट ऑफ t बाई m आ जाएगा। तो ध्यान से जरा आप हेडिंग पढ़ो, निकालना क्या था, वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग निकालनी थी। क्या है आपके पास, वेलोसिटी आ गई, रिलेशन कर दिया डिराइव। ये जो वेलोसिटी होती है आपकी स्ट्रिंग की, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन पर यूनिट मास, ठीक है। और यहाँ से आप ये भी बता सकते हो कि जो आपकी वेलोसिटी होती है ना, ये आपकी बुक पर एक क्वेश्चन में बनता है कि वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रिंग इज अ फंक्शन ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया ऑफ द मीडियम। वो भी आप इसी चीज से प्रूव कर सकते हो कि वो इलास्टिसिटी और इनर्शिया का फंक्शन है जो आपकी वेलोसिटी है स्ट्रिंग की। कैसे, क्योंकि जो आपका m है, मास जो है, मास पर यूनिट लेंथ, जिसे कि आप रो की तरह डिनोट करते हो मास पर यूनिट लेंथ को, वो एक इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम बात करें टेंशन की, जब आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो टेंशन कम्स इनटू प्ले, ठीक है। तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज को डिनोट करती है एक स्ट्रिंग की। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि वेलोसिटी जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। तो यहाँ से आपका एक डेरिवेशन और एक जो क्वेश्चन आपका आता है कि हाउ कैन यू से कि आपकी जो वेलोसिटी है इट इज अ फंक्शन ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, वो दोनों चीजें प्रूव हो जाती हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।